यूएस मार्केट का जो जो चाइना का इन्वेस्टमेंट था एफआईज का, वो थोड़ा हद तक ईज ऑफ हुआ है। एफआईज ने पहले इंडियन मार्केट में 17 के मल्टीपल पे पैसा डाला, 27 या 24 26 के मल्टीपल पे, वहां पे वो लोग रुक गए। यूएस मार्केट उस समय 23 के मल्टीपल पे था, वो अब 24-25 के मल्टीपल पे है। चाइना जो कि सिंगल डिजिट 3 के 8 के मल्टीपल पर आ गया था, उसको भी उन्होंने खींचना शुरू किया। सो हाल फिलहाल में जितनी भी वो मार्केट्स हैं जहां पर वैल्यू दिख रही है, जहां इमर्जिंग मार्केट्स थे और जहां पर पैसा बंदने की गुंजाइश थी, वहां पैसा डल रहा है, और जो महंगे थे वहां से निकल रहा है। सो इंडियन मार्केट क्या वो कंफर्टेबल जोन में वापस आ गए कि दोबारा पैसा यहां डाला जाए, या अभी वेट करेंगे? और देखिए, ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस तो हम लोग अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है सुमित। अ, अभी भी जो है हम लोग काफी रिचली वैल्यूड हैं, एंड कंसिडरिंग कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुई है, और कंसिडरिंग कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है, तो इन सब चीजों को देखते हुए फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हम लोग अभी भी कोई चीप मार्केट नहीं है। वी आर स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव। मगर अभी क्या हुआ है कि पिछले 5 महीनों में जो निफ्टी और सेंसेक्स 13-14% गिर गए हैं, एंड स्मॉल कैप और मिड कैप उससे उससे भी काफी ज्यादा गिर गए हैं। तो एटलीस्ट एक नियर टर्म वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है। और जिन एफआईआईज ने इंडिया में सेलिंग की थी, लेट्स से सितंबर अक्टूबर में नवंबर में, अब चूंकि वहां से लेके अब तक जो है वैल्यूएशंस थोड़े डाउन आ गए हैं, और अब हम नए फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं, तो अब जो है वो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 26। नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 27। तो कि भाई वहां पे क्या अर्निंग होगी, और वहां से अब हम जो है वो हमारी क्या वैल्यूएशन है। तो बिकॉज ये ट्रांजिशन प्रोसेस में है, दैट फ्रॉम FY26 नाउ वी आर लुकिंग एट FY27 अर्निंग्स, एंड बिकॉज हम लोग जो है एटलीस्ट कंपेयर टू सितंबर अक्टूबर हम लोग जो है वो वैल्यूएशन वाइज रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स वी आर चीप, or we are cheap relative to other emerging markets. No, we are not cheap either relative to our own valuations in history or relative to other emerging markets of the world. हम लोग चीप नहीं हैं, मगर थोड़ा रिलेटिवली स्पीकिंग हम थोड़े बेटर हैं कंपेयर टू 5 मंथ्स बैक। और एफआईआई ने बहुत बड़ी जो है वो सेलिंग कर ली है। तो अक्सर जो है वो आफ्टर अ पॉइंट एफआईआई एग्जॉस्ट देमसेल्व्स। अगर वो बाइंग भी करते हैं तो वो बाइंग में तो मैंने देखा है कि नॉर्मली वो 1.5-2 महीने में अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। जैसा कि पिछले साल हुआ कि वो जून और जुलाई में बायर बन गए थे, मगर फिर दोबारा से अगस्त में जो है सेलर्स बन गए। सेलिंग में मैंने देखा है कि 4-5-6 महीने में जो है वो अपने आप को काफी एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट एंड लॉट ऑफ एफआईआई सेलिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट, एंड अपग्रेड्स फ्रॉम सम वेरी इंपॉर्टेंट brokerages in the world, मॉर्गन सिटी, एंड देन इवन गोल्डमैन ने भी इंडिया के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स जो हैं बोलने शुरू किए हैं। सो जी। माई सेंस इज कि वी आर टर्निंग द कॉर्नर, वी आर वेरी क्लोज टू अ बॉटम सुमित। और मुझे लगता है बिटवीन नाउ एंड अप्रैल एक ठीक ठाक एक आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली लेड बाय लार्ज कैप्स। तो कुछ स्टॉक भी लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, जहां पर आज खरीदारी या बिकवाली देखने को मिले। अमित सर से 2-3 और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हैं, लेकिन पहले वो स्टॉक लेकर आइए। आज ये टॉप गेनर है, NSE 500 के स्टॉक्स दिख रहे हैं, जहां पर टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 8.5% ऊपर, क्रेडिटैक्सिस ग्रामीण 7.5% ऊपर, मेट्रो ब्रांड करीब 6.5% ऊपर, जेंसार टेक कई दिनों की बिकवाली के बाद आज 5% के आसपास की तेजी में आया। गॉडफ्रे फिलिप्स भी कई दिनों से वापस प्रॉफिट टेकिंग में था, आज 5% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अमित सर, ये इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक में 2-3 नाम, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट, ये क्वालिटी है, बहुत समय से शांत था, वापस ने पिकअप करना शुरू किया। आमतौर पे जब भी कोई आईपीओ का ट्रिगर बनता है ये चल पड़ता है। अब टाटा कैपिटल के आईपीओ की बातचीत आ रही है तो ये चल पड़ा है। करना क्या चाहिए ऐसे स्टॉक्स में? सुमित, मैं आपकी ये लिस्ट मैंने देखी है, तो जाहिर है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स तो इसलिए बढ़ रहे हैं जो कि क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी पिछले कुछ दिनों में, जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स की हुई थी, जेंसार टेक की हुई थी। तो आई थिंक कुछ में तो जो है वो बीटन डाउन लेवल से जो है एक रैली हम लोग देखने को मिल रही है। और जैसा आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि टाटा इन्वेस्टमेंट में जो है ये, अगर कोई भी आईपीओ की कहानी बनती है, चाहे वो कभी टाटा सन्स की आईपीओ की कहानी बने या टाटा कैपिटल की बने, तो टाटा इन्वेस्टमेंट बीइंग अ होल्डिंग कंपनी फॉर मेनी टाटा ग्रुप कंपनीज, तो जाहिर है वहां पर जो है वो बाइंग देखने को मिलती है। मगर
मेरी जो नज़र है सुमित, वो इस टाइम लार्ज कैप्स पे ज़्यादा है, और पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स जो कि निफ्टी 50 में है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, या फिर जो लेट्स से निफ्टी 500 स्टॉक्स विच आर आल्सो प्रेजेंट इन दी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मेरी नज़र अभी वहां पर टिकी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके स्मॉल और मिड कैप बायस से जो है लार्ज कैप बायस की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स में जो है वो ज्यादा सेफ्टी भी है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी ज्यादा है, और जो है वो मुझे लगता है वहां पर रैली भी जो है वो बेहतर देखने को मिलेगी। तो मैं अभी उस स्पेस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, पॉजिटिव हूँ, और निवेशकों को सलाह दे रहा हूँ वहां पे खरीदने की। बाकी जो स्टॉक्स आपने जिनके नाम लिए हैं, यस, ये बड़े हाई बीटा टाइप के स्टॉक्स हैं, जो कि मार्केट थोड़ा भी अगर चलेगा तो ये स्टॉक्स काफी ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। मगर जी। मेरा अभी पर्सनली इनमें बहुत ज्यादा जो है वो कंफर्ट नहीं है। तो आप स्पेसिफिकली लार्ज कैप के साथ स्टिक करिए। मिड कैप में अच्छे नाम है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब बाजार कम बैक करता है तो पहले लार्ज कैप या पहले सेफर बेट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एक बारी लूजर्स भी लेकर आइए, निफ्टी के टॉप गेनर्स, इन पे तो बात करनी ज़रूरी थी आज के, या NSE 500 के। लेकिन अगर टॉप लूजर्स के ऊपर नजर डालिए तो आज प्रेशर है त्रिवेणी टर्बाइन में, इसके अलावा हिंडाल्को में, पैसालो डिजिटल में और अतुल लिमिटेड में, जहाँ पर कुछ हद तक प्रेशर है। इसमें से एक बात करने लायक जो है वो है हिंडाल्को। जैन सर, ये 3-3.25% के आसपास नीचे है। बीच में मेटल साइकिल चलती है तो थोड़ा बहुत इसमें कमबैक तो आता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं लोग नोवेलिस के थ्रू, एलआरएस के थ्रू, और अभी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट बेट ये कैसा दिख रहा है, और अगर कोई मीडियम टर्म प्लेयर उसके लिए कैसा दिख रहा है आपको ये? सुमित, मैं हिंडाल्को पे पॉजिटिव नहीं हूँ। हम्म। इवन दो हिंडाल्को एक बहुत अच्छी कंपनी है, और अगर मैं रिसोर्सेज और कमोडिटी प्लेयर्स की बात करूं तो इट इज वन ऑफ द एमिनेंट कंपनीज राइट नाउ इन द इंडियन मार्केट। मगर देखिए, चाइना स्टोरी मुझे दोबारा से थोड़ी फेड होती नजर आ रही है। चाइनीज लूनर ईयर जो है वो अब उसका जो है वो जो सेलिब्रेशंस थे वो खत्म हो चुके हैं। ऑल चाइनीज हैव कम बैक टू वर्क नाउ फ्रॉम देयर हॉलीडेज। तो जो एक फील गुड फैक्टर था वो थोड़ा कम हो गया है, और प्लस चाइनीज मार्केट में डीप सीक और शी जिनपिंग के थोड़े बदलते हुए स्टांस टुवर्ड्स लेट्स से एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स ऑफ लार्ज कंपनीज, थोड़ा उन सब चीजों से के वजह से जो एक रैली जो हमें देखने को मिली थी वो मुझे लगता है थोड़ी फेड कर रही है। और जैसे चाइना की में रैली आती है तो मटेरियल्स, ये जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं ये भी बढ़ने लगते हैं। तो हमने देखा था पीछे की एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सभी में जो है एक अच्छी रैली देखने को मिली फ्रॉम देयर दिसंबर जनवरी लोज टू फरवरी टॉप्स। मगर मुझे लगता है कि वो भी मोरलेस प्ले आउट कर चुका है। तो मैं इस टाइम जो है एल्यूमिनियम कॉपर के प्राइसेस पे मैं बुलिश नहीं हूँ। मैं चाइना स्टोरी पे अभी बुलिश नहीं हूँ। मुझे आने वाले समय में वहां पे दोबारा दिक्कतें नजर आ रही हैं। अगर मेरा ये सिनारियो करेक्ट है, अगर मेरा ये मानना करेक्ट है, तो जाहिर है कि हमें जो है वो मटेरियल स्टॉक्स में जो है वो दे मे हैव अ टेंडेंसी टू अंडर परफॉर्म। तो चाहे वो स्टील कंपनीज हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम और कॉपर कंपनीज हैं, they may have a tendency to underperform. They have outperformed the market in the last few weeks, but they may underperform now. तो मैं इस वजह से जो है वो हिंडाल्को और दूसरी रिसोर्स कंपनीज से जो है मैं थोड़ा दूर रहूंगा अभी। एंड आई वुड फोकस ऑन लेट्स से लार्ज कैप्स वेयर वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, एंड जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, अर्निंग विजिबिलिटी है, और जो कि चाइना से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है चाइना के ऊपर। तो मैं उस तरीके के लार्ज कैप्स में जो है वो ज़्यादा रहना पसंद करूंगा बजाय कि हिंडाल्को में। ओके। इसके अलावा कुछ ग्लोबल खबरें भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगी जिन पे बात करना भी ज़रूरी है, और इंडियन मार्केट के लिए वो बड़े ट्रिगर के तौर पे कामकाज भी कर रहे हैं। पहला ट्रिगर आ रहा है अमेरिकन मार्केट से, जो कि स्टैगफ्लेशन की बातचीत वहाँ पे जनरेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट भी आई है। उनका ये मानना है कि अमेरिका में टैरिफ अगर
जो पॉलिसीज़ हैं उस पर रिवर्स एक्शन शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी कल के सत्र में एक बड़ा फॉल नैस्डैक में हमने देखा भी, और वो आता है तो इंडियन मार्केट में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपको तमाम आईटी कंपनी में दिखाई पड़ेगा भी। अमित सर, दो चीज़ें इसमें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो पूरा बाजार जब टूटा तो सबसे कम टूटने वाला कोई पक्ष था, वो था आईटी। ऐसा नहीं है कि वहाँ वैल्यूएशन महंगे नहीं है, वहाँ भी वैल्यूएशन महंगे थे, लेकिन वहाँ उतनी बिकवाली नहीं आई जितनी अब शुरू हुई है आनी। तो कल हमने देखा 2 दिन से पूरा लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी टूट रहा है। दूसरी तरफ यूएस मार्केट में भी जो नंबर्स हैं वो थोड़े वीक साइड पे थे, और बाकी भी नैस्डैक में बड़ा फॉल चल ही रहा है। सो इंडियन आईटी कंपनीज कितना वेल पॉइज्ड अप, कितना पोजीशन दिख रहे हैं आपको? तो सुमित, देखिए, आईटी कंपनीज में जो है, इंडियन आईटी कंपनीज में पिटाई हुई है। और इनफैक्ट जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो 12 में से 11 दिन गिर गया था कल तक, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है, बिकॉज निफ्टी आईटी इंडेक्स एक किस्म का जो है वो काउंटर साइक्लिकल सेक्टर रहा है लास्ट फ्यू इयर्स में। जब मार्केट ट्रबल में होती है तो इंडियन आईटी एक्चुअली आउट परफॉर्म करता है, और ये चीज हमने जो है वो जनवरी तक हमने देखा भी था कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे थे इन अ फॉलिंग मार्केट। मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो है, आई थिंक इंडियन आईटी स्टॉक्स का जो आउटलुक है कंपनीज का वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जो है वो एआई के वजह से लोगों का ऐसा मानना है कि लॉट ऑफ इंडियन आईटी इंजीनियर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। तो वो जो जो आज वो काम कर रहे हैं वो शायद एआई वो काम करने लगेगा आने वाले कुछ समय में। तो वहां पर जो बिलेबल आवर्स होते हैं इंडियन आईटी कंपनीज के, वो उन वर्कर्स को अगर एआई रिप्लेस करेगा तो बिलेबल आवर्स जो है इंडियन आईटी कंपनीज के गिर सकते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को उसको लेके कंसर्न्स हैं। और मैं भी उस स्पेस में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। हालांकि आई थिंक अभी बीटन डाउन है, तो जैसे जेंसार टेक बढ़ा क्योंकि वो बिल्कुल बीटन डाउन था। सो आई एम रीजनेबली होपफुल दैट बिटवीन नाउ एंड अप्रैल आईटी स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिलेगी, और ये बीटन डाउन लेवल से जो है एक रिस्पेक्टेबल आप एक अप स्विंग देखेंगे। मगर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। और मैं जो है वो शॉर्ट टर्म एक मान सकते हैं कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए मे बी दे विल लुक गुड, बट उसके बियॉन्ड जो है आई एम नॉट बुलिश ऑन इंडियन आईटी। ओके। इसके अलावा सर, जो दूसरा एक बड़ा खेमा है जहां पर न्यूज़ फ्लोज चल रही हैं और ट्रिगर्स चल रहे हैं, उसमें आता है कि डेटा सेंटर के ऊपर शायद माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट्स में वैसे भी जो डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक हैं, चाहे अपार इंडस्ट्रीज़ हो, अनंतराज हो, एबीबी हो, भारती एयरटेल हो, इनमें ऑलरेडी कुछ कुछ करेक्शन स्टार्ट हो गए, स्पेशली अनंतराज, अपार इंडस्ट्री, एबीबी जैसी कंपनियों में। इनके लिए आप किस तरह का एक आउटलुक बनता हुआ देख रहे हो? सुमित, देखिए, ये सारी कंपनीज ने बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। अगर मैं अनंतराज की बात करूं या मैं अगर इवन पार इंडस्ट्रीज की बात करूं, पर्टिकुलरली आई थिंक अनंतराज ने तो बहुत ही ज्यादा मैसिवली आउट परफॉर्म किया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट स्टोरी हैज प्लेड आउट। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि डेटा सेंटर्स नहीं बनेंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में जो है एआई रिलेटेड कैपेक्स जो है वो कोई शार्पली गिरने वाला है। मगर डेल्टा जो है, जो कि थर्ड डेरिवेटिव, अगर मैं बात करूं कि थर्ड डेरिवेटिव जो है इट हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन। थर्ड डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव विल स्लो डाउन एंड देन द फर्स्ट डेरिवेटिव विल स्लो डाउन। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कम होने की उम्मीद है। हालांकि आगे बढ़ते रहेंगे, बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा, मगर आई थिंक बिकॉज ये स्टोरी काफी हद तक प्ले आउट हो चुकी है और इन स्टॉक्स ने बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट में, और पर्टिकुलरली स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया। और पिछले 5-6 महीने में दिस इज अ वेरी स्टार्क आउट परफॉर्मेंस। तो मैं अब वहां पे बेट नहीं करना चाहूंगा अनलेस कि यहाँ से और अगर शार्प करेक्शन आ जाए तो मैं उसमें वैल्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करूंगा। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद देयर वैल्यूएशंस, एंड आई ऑल्सो थिंक कि जो एनालिस्ट की जो प्रोजेक्शंस हैं आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के लिए, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, और शायद हकीकत में उतनी ज्यादा
जो है वो अर्निंग्स ना बढ़े जितना कि लोग सोच रहे हैं। सो फॉर दोज रीजंस मैं अभी उनसे आउट रहना चाहूंगा। अगर करेक्शन और बहुत डीपर होती है तो मैं उनमें से कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। एक और हिस्सा है कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी का, वो डोमिनोज के नंबर्स भी आए और डोमेस्टिक बाजार में भी डोमिनोज को लेकर कुछ न्यूज़ फ्लोज चल रही थी, उनका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। नंबर्स के बाद 3-3% के आसपास का फॉल जुबिलेंट फूड जैसे शेयरों में आता हुआ दिखाई पड़ा। कल देवयानी, हालांकि जो एक बढ़िया तेजी वरुण बेवरेजेस में देखने को मिली, एफ&ओ का टॉप गेनर भी था, लेकिन देवयानी में प्रेशर है। सो इनको कैसे आप रीड कर रहे हो? ओवरऑल आई थिंक कंजम्पशन स्टोरी इज लुकिंग गुड। एंड चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हों, चाहे वो टू व्हीलर कंपनीज हों, I think particularly I think with the onset of with the near onset of summers, I think refrigerator AC stocks में जो है वो मुझे लगता है मूवमेंट शुरू हो जाएगी बहुत। इस बार जो है वो समर्स काफी इंटेंस समर्स की बात हो रही है नॉर्थ इंडिया में। और उसके वजह से आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जो एफएमसीजी स्टोरी है या जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर स्टोरी है, वहां पे मैं अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्टोरी तो इन एनी केस काफी अच्छा कर ही रही थी। इन द सेंस कि वहां पर जो ओवरऑल जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग थी, वो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेगी जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शंस और टैक्स स्लैब्स में चेंज के वजह से उनको 1 लाख करोड़ का जो है जो बेनिफिट मिला है लो अर्नर्स को। मुझे लगता है कि उसका ज्यादा बेनिफिट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोज को मिलेगा बजाय कि एफएमसीजी को। तो इसलिए जहां तक जुबिलेंट फूड की बात है या अदर एफएमसीजी की बात है, मैं वहां पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। मगर कंज्यूमर ड्यूरेबल मुझे स्पेस अच्छी लग रही है, ऑटो मुझे स्पेस अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओवरऑल कंजम्पशन स्टॉक्स विल डू वेरी वेल। दे आर ऑल्सो वेरी बीटन डाउन। तो वो स्पेस तो अच्छी है, बट जुबिलियंट फूड मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। देयर वाज अ टाइम जब जुबिलेंट फूड जो है इट वाज प्रैक्टिकली जो पिज्जा होम डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है वहां पे दे लिटरली दे हैड लाइक मोर देन 85% मार्केट शेयर। मगर अब और बहुत सारे कंपेटिटर्स आ गए हैं। सो आई थिंक वी नीड टू बी cognizant of the increasing intensity of competition in many of these areas। तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। एंड आई इनफैक्ट थिंक वन शुड बी कॉशियस। इनफैक्ट ये जोमेटो और स्विगी जैसे से एक्सपैंड कर रहे हैं, जुबिलेंट के लिए भी एक इंटेंस कंपटीशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज, अब आते हैं जरा कुछ डोमेस्टिक खबरों के ऊपर। जो घरेलू बाजार में खबरें आ रही हैं उसमें एक बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के लिए फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी है। जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, तो फिर वही बात सारी उठ के आ जाती है उन कंपनियों पे जो कि इस एग्रीमेंट के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे नाम जो हैं वो प्रोमिनेंटली आते हुए दिखाई पड़ते हैं। सो अमित सर, यूएसएल ये हाल फिलहाल ही गिरावट में नीचे भी आ गया है। ठीक कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोफाइलिंग है इस कंपनी की, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, कैसे देख रहे हो आप? सुमित देखिए, आई थिंक जहां पर भी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा रिच हैं, मैं वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहूंगा। एंड चाहे वो यूएसएल है या वो और बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, उनकी वैल्यूएशन वाइज जो है मैं अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। बिकॉज नोवेयर इन द वर्ल्ड एफएमसीजी stocks trade at a 40, 50, 60 P ratio. I think FMCG stocks should not be trading at more than a 25 to 30 P ratio. तो मैं जो है वो सिर्फ वैल्यूएशंस के वजह से एंड द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन मेनी ऑफ दी सेगमेंट्स, जैसे अभी हमने पिज्जाज की बात की, या हमने या ये जो जोमैटो ब्लिंकिट वाला ये जो होम डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज वाला जो सेगमेंट है, वहां पे हम चाहे बात करें, आई थिंक धीरे धीरे जो है वो स्पेस एक तो ओवर वैल्यूड भी है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव नहीं हूँ। यूएसएल की भी अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। एंड धीरे धीरे वहां पर भी कंपटीशन जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। सो आई वुड वांट टू स्टे आउट अनलेस की कोई ड्रामेटिक फॉल होए और हम वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ।
और एक स्पेस है ग्रीन एनर्जी, वो पिछले साल का आउट परफॉर्मर भी है। एनटीपीसी ग्रीन जो एमपी में समिट चल रहा है, इन्वेस्टर समिट, उसमें इन्होंने 2 लाख करोड़ के आसपास के कमिटमेंट्स की बातचीत की है इस पूरे स्पेस को लेकर। सो आप कैसे देख रहे हो ये ग्रीन एनर्जी स्पेस को, अमित सर? आई थिंक ग्रीन एनर्जी स्पेस में हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स जो है हमें बहुत मेजर हमें एक्शन देखने को मिलेगा। एंड सम ऑफ द ग्रीन एनर्जी स्पेस कंपनीज जो हैं वो काफी करेक्ट भी की हैं। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, आई थिंक अगर ये जो कंपनियां दोनों सेगमेंट्स में भी हैं वो भी अच्छा करनी चाहिए, और जो प्योरली ग्रीन एनर्जी में है अगर उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिच नहीं है तो वो वाली कंपनीज भी अच्छा करनी चाहिए। और उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मुझे टाटा पावर विच इज into both conventional energy as well as green energy, मुझे टाटा पावर फॉर एग्जांपल एक अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है एट द करंट वैल्यूएशंस। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी ग्रीन, ये जो हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आई थिंक ये स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा करने चाहिए। एंड अभी बहुत एक्शन होना है यहाँ पे अगले कुछ सालों में। And a lot of these companies they have come down in terms of valuations and levels, तो अब वो हमारे valuation comfort zone में भी थोड़े थोड़े आ गए हैं। So इस space में तो I think definitely one should be looking for opportunities। तो इस स्पेस के अंदर हाँ थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आप जरूर ले सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पक्ष उठा है वो है टेस्ला का भारत आना, और इसके कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव बातचीत भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद पूरे सिस्टम को ही अपग्रेड कर देगा और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन इंडियन कस्टमर्स के पास आएगी और कंपनीज और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। एक जेफरीज की रिपोर्ट आई, वो मान रहा है कि शायद M&M पे इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, और टेस्ला का सबसे सस्ता ईवी का जो मॉडल है वो करीब 52 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी के हिसाब से बैठेगा। सो बहुत इम्पैक्ट ना आए। आप कैसे रीड कर रहे हो इस पूरे आउटकम को, और इन दोनों के मद्देनज़र जो ईवी के मेजर प्लेयर हैं जैसे टाटा मोटर्स हुआ, जैसे M&M हुआ, इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? सुमित, मैं टेस्ला के आने से मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इससे तमाम इकोसिस्टम जो है, पूरा ऑटो इकोसिस्टम जो है और बैटरी इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में अपग्रेड होएगा। आई थिंक एज अ कंट्री जो है वो दिस इज अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट। एंड ये आने वाले कुछ सालों में जो है आई कंप्लीटली एग्री विद जेफरीज की पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम अपग्रेड होएगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, आउट ऑफ टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, आई एम डेफिनेटली मोर पॉजिटिव ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि एक तो महिंद्रा इज वेरी डाइवर्सिफाइड, और वो उनका ट्रैक्टर बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, उनका कार बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। और ईवी में जैसा आपने मेंशन किया कि टेस्ला 52 लाख जो है वो मिनिमम टेस्ला की एक कार होएगी इंडिया में, तो महिंद्रा जो है वो रिलेटिवली मोर वैल्यू ओरिएंटेड व्हीकल प्लेयर है। सो आई थिंक महिंद्रा की जो मार्केट है वो उसको कैनिबलाइजेशन नहीं होएगा टेस्ला के आने से। टाटा मोटर्स में आई थिंक थोड़ा हमें मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज एक तो जो है वो ड्रामेटिकली जो है वो स्लो डाउन कर रहा है। नंबर सेकंड, उनका ईवी सेगमेंट में उनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है। तीसरा, JLR ऑल्सो इज लिटिल it is not at the top of the game right now. So मुझे लगता है कि महिंद्रा is a far better company to invest in at the moment, और पिछले कुछ दिनों में गिरा भी है इस टेस्ला की न्यूज वगैरह के आने की वजह से। So I think overall I am very bullish on Tesla coming into India. Particularly I think auto ancillaries और बैटरी स्पेस में जो है बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे। But within the vehicle manufacturers space, I think Mahindra जो है वो मुझे काफी अच्छा वैल्यू प्ले लग रहा है इस टाइम कंपेयर टू टाटा मोटर्स। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, बहुत सारी खबरें, बहुत सारे ट्रिगर्स पे चर्चा करने के लिए, और आपसे हर बार बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। अब हमारे दूसरे जानकार मौजूद हैं, एक लंबे अंतराल के बाद आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि सिंह। रवि जी से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तो बातचीत होती रहती है। डॉक्टर साहब, बड़े ही लंबा आपने इंतज़ार करवा दिया,
मतलब वो तो ये कहो कि कई लोग तो मुझे ये भी बोल रहे थे पीसीआर में कि बचपन से बैठे थे इंतजार करने, बड़े हो गए इंतजार करते करते, ये सिचुएशन हो गई। कैसा लग रहा है सर मार्केट? बहुत बढ़िया सुमित जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके नए वेंचर के लिए। हम शायद सीएनबीसी पे इंतजार करते रहे और आप यहाँ आ गए, तो अब फिर आपके पीछे पीछे हमने भी अपना सफर जो है वापस से मन 9 पे दौड़ शुरू लगाई है। करना तो पड़ा। उम्मीद है कि, और बड़ा सरप्राइज है एक्चुअली में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो 1 बजे का स्लॉट फिक्स किया था थर्सडे का कि हाँ। आपके साथ शो करेंगे, बट आज आपने सरप्राइज दे दिया। मैं तो विवेक जी को समझ रहा था। तो बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद साहब आपका आपके वापस। और डॉक्टर अच्छा साहब आपके लगेगा आने हम की लोग खुशी आगे ना, यहाँ पर और। आपके आने की खुशी खींच लाई मुझे, कि मुझे लगा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, चलो एक काम करो गुरुवार का क्या ही इंतजार करना, जरा मंगलवार को उनको पहले पकड़ा जाए। कैसा लग रहा है मार्केट डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, बहुत बहुत देखिए, देखिए मार्केट में तो जो अभी आपकी चर्चा चल रही थी उसी को कंटिन्यू करें। कोई भी पुल बैक जो है वो आपको बहुत ज्यादा सहारा नहीं देगा। और हम्म। मार्केट पे अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं तो सिर्फ ये रहिए कि 200 पॉइंट अगर मार्केट चढ़ता है तो 400 पॉइंट की गिरावट की क्षमता रखता है। तो ओवरऑल आज का दिन लेकिन थोड़ा सा लकी है कि मार्केट में अगर निफ्टी को ट्रेड को देख रहे हैं तो 22,563 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये एक बार 22,580 600 के आसपास आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा लोअर साइड पर जाएगा। लेकिन आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्केट में निगेटिव ट्रेंड बंद होने के चांसेस कम है। तो आज थोड़ा सा बुलिशनेस रहेगा। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरावट रह सकती है, लेकिन आज मार्केट साइडवेज रहेगा। आज टाइम वैल्यू खाने का दिन है। एट द मनी के कॉल और पुट को सेल करिए, या डू डीप आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट को सेल करिए जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखिए। तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल मार्केट आज ठंडा है, शायद मेरे ख्याल से कल छुट्टी है, तो आज बहुत ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी या वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा।